सुबह सुबह का समय था। होटल पैराडाइज का क्लीनिंग स्टाफ एक एक रूम को साफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो रूम नंबर 55 में पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां उसके सामने पड़ी थी श्रीधर की लाश। लाश। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? वो 55 नंबर वाला मर गया। ओह माय गॉड! मैनेजर साहब! मैनेजर साहब! यहाँ आइए। मैनेजर ने जब लाश देखी तो उसने फौरन सीआईडी को फोन लगाया। 1 घंटे के अंदर ही सीआईडी वहाँ मौजूद थी। किसने कॉल किया था? मैंने किया था सर। आज सुबह जब हमारा स्वीपर कमरा नंबर 55 में पहुंचा तो वहाँ इसकी लाश पड़ी हुई थी। तुम में से किसी को पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ? नहीं सर, कोई चीख पुकार नहीं हुई तो पता ही नहीं चला। रविकांत और रोमा, तुम दोनों लोग डेड बॉडी की जांच पड़ताल करो, और शीला, तुम अजय और स्वामी के साथ कमरे की तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कोई अंदाजा लगाया जा सके। साथ ही डेड बॉडी पर भी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। यूं ही देखकर समझना बहुत मुश्किल था ये मौत कैसे हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और स्टाफ से पूछताछ करो। ओके सर। श्रीधर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर होटल के मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ शुरू की गई। बताओ, क्या श्रीधर से मिलने कल रात कोई आया था, या कुछ भी ऐसा अजीब हुआ था जिससे हमें कोई हेल्प मिल सके? साहब, 4 लोग आए थे। 4? नाम क्या था उनका? जी नहीं, उन्होंने अपने नाम रजिस्टर में नहीं लिखवाए थे। ठीक से याद करो, कुछ भी अजीब लगा हो तो बताओ। जी, 4 लोग एक साथ आए थे, लेकिन वापसी में 3 लोग ही साथ गए और एक आदमी करीब आधे घंटे बाद निकला था। सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास? जी सर, आइए आपको दिखाता हूँ। मैनेजर ने उन्हें सिक्योरिटी रूम में ले जाकर सीसीटीवी फुटेज चलाई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि 4 लोग रात करीब 11 बजे होटल में आए। करीब 1 बजे 3 लोग वापस चले गए और आखिरी आदमी 1:30 बजे के आसपास निकला। चेहरे साफ दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई संदिग्ध हरकत दिख नहीं रही। शीला, अजय, स्वामी, तुम तीनों इन 4 लोगों की पहचान करो और इनसे पूछताछ करो। ओके सर। रविकांत, रोमा, हम श्रीधर के घर चल रहे हैं। उसके परिवार को यह खबर देनी होगी। एसीपी राठौर, रविकांत और रोमा श्रीधर के घर पहुंचे। दरवाजा उसकी पत्नी गौरी ने खोला। आप लोग कौन? हम सीआईडी से हैं। श्रीधर के बारे में बात करनी है। श्रीधर? वो तो बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं। आई एम सॉरी, मगर उनके बारे में एक बुरी खबर है। उनकी डेड बॉडी होटल पैराडाइज में मिली है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ा गई और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये झूठ है। वो तो घर से कहकर गए थे कि शहर से बाहर जा रहे हैं। होटल में कैसे पहुंचे? और किसी ने उनको मार दिया। किसने मारा मेरे श्रीधर को? काम डाउन मिसेस श्रीधर। आप पानी पीजिए और आराम से हमें अपने पति के बारे में सब कुछ बताइए। क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो बहुत सीधे साधे इंसान थे। तो फिर उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं थे। हो सकता है, और यही हमें पता लगाना है। शीला, अजय और स्वामी ने उन 4 लोगों का पता लगाया।
तो पता चला कि उनके नाम मोहक, रतन, संजीव और चमन हैं। सबसे पहले तो वो लोग मोहन और रतन के पास पहुंचे। वो दोनों साथ ही रहा करते थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर हो। हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। किस बारे में मैडम? श्रीधर की मौत के बारे में। मोहक और रतन एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। देखो, सीधे सीधे सच बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। दोनों चुप रहे। अजय ने झट से दोनों को एक एक थप्पड़ मारा। सर, हम बताने वाले थे। हम लोग श्रीधर से मिलने होटल गए थे। दरअसल हम आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते हैं। सट्टा? तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। और तुम दोनों ऐसे कांप क्यों रहे हो? हमें डर लग रहा था कि कहीं आप हमें श्रीधर की मौत से ना जोड़ दें, लेकिन हम सच कह रहे हैं सर। जब हम वहाँ से निकले तब वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से श्रीधर का मर्डर किसने किया होगा? किसी पर शक है? सर, श्रीधर पैसों की तंगी से जूझ रहा था। उसने संजीव से काफी पैसे उधार लिए थे। बहुत समय हो गया था और वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी। मैं नहीं कह रहा कि उसने श्रीधर को मारा होगा, पर ये एक अहम बात हो सकती है। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, तुम दोनों शहर से बाहर नहीं जाओगे। ओके। अब तीनों चमन और संजीव के पास पहुंचे। दोनों ही श्रीधर की मौत की खबर सुनकर हैरान थे। क्या श्रीधर मर गया? लेकिन कैसे? ये तो तुम लोग बताओ। हमें कैसे पता होगा? झूठ मत बोलो। संजीव, तुम तीनों के जाने के बाद अकेले वहां रुके थे, क्यों? मैं बस उससे पैसे मांग रहा था। और उसने दे दिए? हाँ, उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि बाकी लोग जाने कि उसके पास पैसे हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो उसे और सट्टा लगाने के लिए मजबूर कर देते। मतलब उसने तुम्हें चुपके से पैसे दे दिए और फिर कुछ देर बाद मारा गया? मुझे नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। आईपीएल का सट्टा इस देश का सबसे बड़ा जुआ। कुछ लोग करोड़पति बनते हैं और कुछ सड़क पर आ जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। अब पूरी टीम एसीपी राठौर के पास पहुंची और सारी जानकारी दी। इसका मतलब है कि श्रीधर के पास पैसे थे और किसी को ये बात पता चल गई थी। सर, क्या हो अगर ये हत्या पैसों के लिए हुई हो? हमें उसके बैंक अकाउंट और फोन रिकॉर्ड चेक करने होंगे। सर, हमने उसकी चैट्स निकलवाई हैं। उसने सिर्फ संजीव से नहीं, बल्कि अपने दोस्त उत्तम से भी उधार लिया था। ओह। तभी दरवाजा खुलता है और डॉक्टर दास अंदर आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में लिए। सर, रिपोर्ट आ गई है। श्रीधर की मौत एक हवा भरे इंजेक्शन लगने से हुई है। क्या? हवा भरा इंजेक्शन? हाँ, और आम आदमी को ये तरीका मालूम नहीं होता। कोई और होता तो जहर का इस्तेमाल करता, लेकिन यहाँ मेडिकल साइंस की समझ का इस्तेमाल किया गया है। ये किसी पेशेवर का काम है। सारे पत्ते खुलेंगे, लेकिन पहले हमें एक और इंसान से मिलना होगा। उत्तम। उत्तम एक डॉक्टर था। टीम उससे मिलने अस्पताल पहुंची। श्रीधर के बारे में कुछ पूछना था। उसकी हत्या हो गई है। क्या? हत्या? हमें पता चला है कि तुमने श्रीधर को पैसे उधार दिए थे। हाँ, लेकिन हमने उसकी चैट्स देखी है। तुमने एक बार उससे पैसे मांगे थे, वो दे नहीं पाया। क्या इसीलिए? हाँ, एक बार जरूरत पड़ी थी तो मांग लिए, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने दोबारा नहीं कहा। वो मेरा दोस्त था, मैं उसे मजबूर थोड़ी कर सकता था। उत्तम से बातचीत करके वो लोग वापस आते हैं। कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन ये मत भूलो कि उत्तम एक डॉक्टर है।
और डॉक्टर ही हवा भरे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। हमें होटल पैराडाइज की सीसीटीवी फुटेज फिर से देखनी चाहिए, शायद ये उसमें दिख जाए। हाँ, चलो। सीआईडी टीम ने होटल की सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखी। पहले उन्हें कुछ नया नहीं दिखा, लेकिन जब उन्होंने फुटेज को आगे बढ़ाया तो रुको, यहाँ देखो, ये आदमी कौन है? ये उत्तम नहीं है। तो फिर ये कौन है? इसकी चाल देखो, ये लड़कियों की तरह चल रहा है। बाहर की फुटेज चेक करो, देखो ये आया कैसे था। बाहर के कैमरा फुटेज में दिखा कि वो एक कार से आया था। जब कार का नंबर ट्रेस किया गया तो सबका दिमाग घूम गया। ये तो श्रीधर की ही कार है। श्रीधर की कार से कोई आया, उसे मारा और चला गया। लेकिन ये हो कौन सकता है? अगर ये श्रीधर की कार है तो इसका सबसे आसान एक्सेस किसे हो सकता है? सबने एक दूसरे को देखा और फिर एक ही नाम उनके दिमाग में आया, गौरी। टीम बिना देर किए श्रीधर के घर पहुंची। गौरी, तुम क्या करती हो? मैं नर्स हूँ। एसीपी अब समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सीधे पूछा, तुमने अपने पति को क्यों मारा? गौरी हैरान रह गई। उसने एक बार इधर उधर देखा, फिर समझ गई कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हाँ, मैंने मारा उसे। उसे सट्टे की लत लग चुकी थी। उसने अपने सारे पैसे डुबा दिए, मेरा सोना बेच दिया और कर्ज में डूबता चला गया। और इस बार तो उसने मेरा मंगलसूत्र बेचकर संजीव का कर्ज चुका दिया। अगर वो जिंदा रहता तो मुझे भी बेच देता। गौरी, तुम्हें अपने पति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गौरी ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सट्टा सिर्फ खेल नहीं, जुआ है जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। कुछ लोग करोड़पति बनते हैं, कुछ सड़क पर आ जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। सट्टे से बचकर रहें और सतर्क रहें। काम्या, कहाँ हो? जरा जल्दी करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये कहते हुए मोहिनी ने जैसे ही काम्या के कमरे का दरवाजा खटखटाया, काम्या ने कोई आंसर नहीं दिया। मोहिनी ने धक्का देकर जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। सामने काम्या की लाश पड़ी हुई थी। काम्या, क्या हुआ? किसने किया ये सब? ये कहते हुए मोहिनी ने काम्या के सीने में गड़ा हुआ चाकू निकाल दिया। जैसे ही उसने चाकू निकाला, उसके चेहरे पर खून के छींटे उड़ गए। ये देख वो बुरी तरह से डर गई। वो ऐसे ही बिना किसी को बताए घर से भाग गई। जब उसकी काम वाली घर में दाखिल हुई तो उसने काम्या की लाश को देखा। उसने सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया। ये क्या? काम्या को क्या हो गया? मोहिनी कहाँ है? कहीं उसने ही तो काम्या को नहीं मारा? नहीं, ऐसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है उसने कुछ ना किया हो, उसे पता ही ना हो कि घर में क्या हुआ। कोई सीआईडी को बुलाओ, वही सच का पता लगाएंगे। इस लाश को सबसे पहले किसने देखा? इस कांता ने देखा। ये बिल्डिंग में खाना बनाने के लिए आती है और काम्या और मोहिनी के घर भी खाना बनाती है। ये रोज की तरह उनके घर खाना बनाने के लिए आई थी तो उसने कमरे में काम्या की लाश देखी। वो इस लड़की की फ्लैटमेट कहाँ है? किसी ने उसे खबर की? हम लोग तो लगातार उसे फोन लगा रहे हैं, मगर वो फोन नहीं उठा रही है। रोमा, इन लोगों के बयान बाद में लेना। पहले डॉक्टर दास को बुलाकर सारे एविडेंस इकट्ठा करो। घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उसे चेक करो। कातिल या तो घर के अंदर होगा या बालकनी से बाहर गया होगा। जरा देखो कि 13वीं मंजिल की इस बालकनी से बाहर जाने का रास्ता है क्या? एसीपी रंधावा के कहने पर सीनियर इंस्पेक्टर अजय और इंस्पेक्टर स्वामी दोनों बालकनी में आकर देखने लगे। नीचे देखने पर इंस्पेक्टर स्वामी को चक्कर आ गया। अयो मुर्गन, इतनी ऊंचाई से कोई कैसे जा सकता जी? ये पास वाली बालकनी भी कितनी दूर जी? कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं आया था? स्वामी, बस करो। अगर एसीपी साहब ने सुन लिया ना
तो नाराज हो जाएंगे। वैसे ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कोई जा सके। मतलब कातिल घर के भीतर ही होगा। शांता, याद करो काम्या की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर बहस हुई हो, कोई कहा सुनी या कोई दुश्मन हो उसका। इंस्पेक्टर शैली की बात का शांता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पहले ही उसके पड़ोसी बोल पड़े। मैडम, काम्या तो बहुत अच्छी लड़की थी, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। पूरी सोसाइटी में केवल ये मोहिनी की ही सबसे लड़ाई होती थी। कहीं किसी ने मोहिनी के चक्कर में तो उस बेचारी को नहीं मार दिया। अब आपकी इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, वो तो हम नहीं बता सकते, मगर इस पूरे कमरे में काम्या के अलावा एक फिंगरप्रिंट और मिले हैं। अब वो किसके हैं ये तो जांच से ही पता चलेगा। यहाँ तक कि चाकू पर भी सेम फिंगरप्रिंट्स हैं। सर, पूरी बैल्कनी और घर की अच्छी तरह से छानबीन कर ली, कोई भी सबूत नहीं मिला। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। देखते हैं डॉक्टर दास की रिपोर्ट में क्या आता है। दूसरी तरफ एक बंद कमरे में अपने कपड़े और चेहरे पर लगे हुए खून के दाग को देखकर रो रही मोहिनी के फोन पर किसी का फोन आ रहा था, मगर वो फोन लगातार इग्नोर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक के बाद एक उसके फोन पर ढेर सारे मैसेजेस आए। इतने सारे मैसेजेस, क्या लिखा है इनमें? जैसे ही उसने मैसेजेस खोले, उन मैसेजेस में मोहिनी की फोटोज थी। वो लाश के पास खड़ी थी और उसके हाथ में चाकू था। मैसेज एक प्राइवेट नंबर से था। ये फोटो मुझे किसने भेजी है? किसने देखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहिनी उन फोटोज को देख रही थी कि दोबारा उसके फोन पर एक प्राइवेट नंबर से फोन आने लगा। फोन किसी लड़के का था। मोहिनी, तुमने अपने फोटोज देखे ना? आशा करता हूँ कि तुम्हें अपने फोटोज पसंद आए होंगे। मैंने अपने नए फोन से जो खींचे हैं। कौन हो तुम? ये फोटोज कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्या चाहते हो? अरे इतने सारे सवाल एक साथ तो कोई इंस्पेक्टर भी नहीं पूछता, और तुम तो गुनहगार होकर मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। आखिर तुमने ही तो काम्या का खून किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये फोटोज झूठ है। सच और झूठ तो केवल तुम्हें और मुझे पता है, मगर ये फोटो यदि सीआईडी के पास पहुंच गई तो वो इसे ही सच मानेंगे। वैसे भी सुबह से वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कैसा होगा ये फोटो उनके पास पहुंच जाए। नहीं, तुम इन फोटोज को किसी के भी साथ शेयर नहीं करोगे। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 50 लाख चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाकर दूंगी? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पापा विधायक हैं और ये रकम तुम्हारे लिए बहुत मामूली है। नहीं, मैं इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं कर सकती। सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मगर अब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फोन कट चुका था। मोहिनी कॉल लगाने की कोशिश करने लगी, मगर फोन स्विच ऑफ हो गया। अब ये क्या मुसीबत है? काम्या को किसने मारा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब ये क्या करूं मैं? किससे बात करूं? वो अंधेरे कमरे में बैठी सोच रही थी कि तभी सीआईडी की टीम उसके फोन नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच गई। जैसे ही शैली ने उसे अपनी टीम का परिचय दिया, मोहिनी घबरा गई और जोर से बोली, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने काम्या को नहीं मारा है। उसने आपको जो भी सबूत दिए हैं सब झूठ है। अयो, अभी तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं आया। तुम किस सबूत की बात करते जी? मोहिनी, घबराओ नहीं, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ। किस सबूत की बात कर रही हो? काम्या की मौत का कौन सा सबूत किसके पास है? किसने उसे मारा? ये कहते हुए एसीपी रंधावा ने शैली और रोमा की ओर इशारा किया। दोनों ने धीरे से मोहिनी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। तब मोहिनी ने उन लोगों को सारी बातें बताई। इसकी बातों से और इस फोटो को देखकर तो यही लग रहा है कि वहां पर कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था, मगर वो कौन था? मुझे नहीं पता। वो तो हम पता लगाएंगे। और कुछ कहा ब्लैकमेलर ने? नहीं, वो और कुछ नहीं बोला। अजय, इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो, और मोहिनी तुम्हारे पास यदि दोबारा फोन आता है तो उसे पैसे देने के लिए हाँ कह देना, और लंबी बातों में लगाए रखना ताकि
हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाए। शैली, तुम इसके भी फिंगरप्रिंट्स ले लो और डॉक्टर दास की लैब में भेज दो। एसीपी रंधावा डॉक्टर दास की बात कर ही रहे थे कि डॉक्टर दास का फोन आया। अय्यो डॉक्टर दास, आप तो 100 साल जिएंगे। केवल 100 सालों तक ही नहीं, आने वाले कई सालों तक डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे काबिल डॉक्टर की जरूरत है, जो मरे हुए मुर्दों के मुंह से आवाज निकाल देता है। रंधावा साहब, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये मुर्दा भी बोल पड़ा। इसके नाखूनों में किसी की चमड़ी थी, जो शायद हाथापाई करते वक्त इसके नाखून में फंस गई होगी। इसी चमड़ी के सैंपल से हम असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। तब तो तुरंत ही मोहिनी के फिंगरप्रिंट्स और स्किन की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो सबको अपनी बात समझा रही थी कि तभी उसका फोन दोबारा बजा। इस बार भी प्राइवेट नंबर से ही फोन आया था। अगर ब्लैकमेलर का फोन हो तो उसे अपनी बातों में उलझाए रखना। इंस्पेक्टर अजय के कहने पर मोहिनी उस ब्लैकमेलर से बात करने लगी। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई? बहुत देर से सोसाइटी में लौट कर नहीं आई। मुझे तो लगा था सीआईडी वालों ने तुझे पकड़ लिया होगा। क्या सच में तू अभी तक उनके चंगुल में नहीं आई? बहुत चालाक है तू, मगर तुझसे भी ज्यादा चालाक मैं हूँ। बता, क्या सोचा है पैसों के बारे में? पैसों का बंदोबस्त होगा या नहीं? वरना सीआईडी वालों को ये फोटोज भेज दूंगा, उनका काम आसान हो जाएगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने काम्या का खून नहीं किया। वो तो मैं जानता हूँ कि तूने काम्या का खून नहीं किया। काम्या का खून तो मैंने किया है, मगर कोई भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता। अब तू बता, तू मुझे पैसे देगी या मैं ये फोटो शेयर कर दूं? दोनों बातें कर ही रहे थे कि इंस्पेक्टर अजय ने एसीपी रंधावा को विक्ट्री साइन दिखाया और तुरंत सब लोग लोकेशन पर पहुंच गए। जैसे ही वहां से वो लोग एक लड़के को पकड़कर लाए, मोहिनी उसे देखकर हैरान रह गई। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? ये मेरा और काम्या का दोस्त रितेश है। ये ऐसा नहीं कर सकता। अయ్यो, हम सीधे लोग किसी को हमारा दोस्त समझते हैं, और वो आस्तीन का सांप होता है जी। यही आस्तीन का सांप है। इसने ही काम्या को मारा और तुमको ब्लैकमेल किया। ये है वो मोबाइल जिससे इसने तुम्हें कॉल किया था। अभी डॉक्टर दास भी इसकी स्किन का डीएनए और काम्या के नाखूनों में जो मिली स्किन है उसका डीएनए मैच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। रितेश, क्यों किया तुमने ऐसा? काम्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और तो और उसे मारने के बाद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ, मैंने ही उसे मारा। बहुत दिनों से उसे हासिल करना चाह रहा था, मगर साली मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। उस दिन भी कॉलेज के नोट्स लेने के बहाने उसके घर पहुंचा था, मगर वो आनाकानी करने लगी। गुस्से में मैंने उसे मार दिया और फिर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, जिसे सुनकर मैं पर्दे के पीछे छिप गया और मैंने तुम्हारी फोटो निकाल ली। सोचा था कि तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे पैसे ले लूंगा और फिर ये फोटो सीआईडी को दे दूंगा, मगर सीआईडी वाले तो मेरी सोच से भी आगे निकले। अब आराम से जेल के लॉकअप में सपने में ब्लैकमेलिंग के पैसे गिनना